तो आप लोगों को गुड मॉर्निंग। ओरिजिनल कलर में आज हम पढ़ा देते हैं आपको, ठीक है। चलिए हम ओरिजिनल कलर में पढ़ा देते हैं, हम नहीं दिखाएंगे, लाइटें नहीं जलाएंगे। आज हम आपको पढ़ाना है पॉल्यूशन, लास्ट क्लास ऑफ बॉटनी। ठीक दिख रहे हैं, लास्ट क्लास ऑफ बॉटनी। इससे पहले हम CO2 वगैरह सारा प्रदूषण पढ़ा दिए थे। चलिए जला ही देते हैं, स्क्रीन चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो इसे हम भी ग्रीन ग्रीन हो गए हैं। चलिए चेंज कर दिया। इससे पहले के क्लास में हम आपको जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये कई प्रदूषण बताए थे, याद कीजिए। बताए थे कि नहीं बताए थे? देखिए बबुआ, पहला हो गया था जल प्रदूषण, कंप्लीट हो गया था जल प्रदूषण। दूसरा मृदा प्रदूषण, ये भी कंप्लीट हो गया था। मृदा प्रदूषण किसके कारण से होता है? तीसरा था आपका वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में बहुत सारे टॉपिक थे, जिसमें एक था एरोसोल। एरोसोल कंप्लीट हो गया था। एरोसोल धूल कण होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड 50% प्रदूषण करता है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण करता है। आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रदूषण कर देता है हवा में जाने के बाद। ऊपर में सीसा प्रदूषण कर देता है। पीबी यानी लेड प्रदूषण भी हम आपको बता दिए थे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रदूषण नहीं फैलाती है लेकिन ग्रीन हाउस उत्पन्न कर देती है। प्रदूषण नहीं फैलाएगी लेकिन ग्रीन हाउस उत्पन्न कर देती है। समझ में आएगी नहीं आ गया? और भी हम आपको बताए थे, इससे पहले हम CFC बताए थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, CH4 मीथेन। चलिए अब यहां ध्यान से समझिए हमारी ओर, सब लोग ध्यान से समझिएगा लोग। CO2 गैस प्रदूषण नहीं फैलाती है लेकिन ये उमस पैदा कर देती है, हीट बढ़ा देती है, वार्मिंग कर देती है, उमस कर देती है। उसी को हम क्या कहें? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज्यादा कैसे आया? मोटरसाइकिल या फिर वाहनों से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और यह कार्बन मोनोऑक्साइड को कैटेलिटिक कन्वर्टर लगा दिया जाता है। कैटेलिटिक कन्वर्टर जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, जिस वजह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। समुद्र टोटल मतलब CO2 को सोख लेते थे, लेकिन समुद्र की जितनी सोखने की क्षमता थी अब वो हो चुकी है कंप्लीट। अब समुद्र CO2 को सोखने वाला नहीं है। अब समुद्र CO2 को सोखने वाला नहीं है। तो ये हो गया है भैया खतरनाक कंडीशन। अब यहां से पूरे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये मीथेन गैस भी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है। मीथेन गैस जो होता है ना, दलदली जगहों पे पाया जाता है। जैसे धान के खेत में दलदल होता है, पानी सड़ेगा गलेगा, तो जहां भी सड़न गलन होगा वहां मीथेन पाया जाता है, और ये नेचुरल अपने से बन जाता है, इसलिए इसको नेचुरल गैस कहा जाता है। मीथेन को क्या कहेंगे? नेचुरल गैस कहेंगे। ये दलदली वाले यानी मार्सी लैंड, दलदल को मतलब मार्स होता है, दलदल मतलब क्या होता है? मार्स। हिंदी में दलदल को मार्स कहा जाता है। तो मार्सी लैंड पे पाया जाएगा। जैसे धान का खेत दलदल होता है, गाय भैंस जुगाड़ी करेंगे तो गाँव उसमें भी मीथेन गैस होता है। गाय के गोबर में मीथेन गैस होता है। कोयले के खदान में मीथेन गैस, नाली में मीथेन गैस, सड़े गले चीजों में मीथेन गैस। तो ये सब में कौन सा गैस होता है? मीथेन गैस की मात्रा होती है। यह मीथेन गैस ज्वलनशील होता है। मीथेन गैस ज्वलनशील होता है। अगर ये ज्वलनशील है और ये उष्मा को भी बढ़ा देता है, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उष्मा को बढ़ाता है वैसे ही मीथेन गैस भी उष्मा को बढ़ाता है। आपको पता है मीथेन जहरीला होता है। अगर मिथाइल ये क्या नाम है, मिथाइल अल्कोहल जहरीली शराब, इथाइल अल्कोहल जहरीली नहीं होती है। उसी तरह भोपाल में 1984 में 3 दिसंबर की रात, अर्थात 4 दिसंबर की रात को 1984 में भोपाल में एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड। भोपाल में एक कंपनी थी, नाम था उसका यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी में कीटनाशक बनाए जाते थे। खेत वगैरह में कीटनाशक छिड़के जाते हैं ना कीटाणु मारने के लिए, तो कीटनाशक बनाया जाता है। तो आप देखिए वो कीटनाशक खरीदिएगा, एक छोटे से बोतल में देगा इसे, और इसको ना 1 बाल्टी पानी में घोलना होता है। तो कीटनाशक में बहुत जहर होता है, तो उसमें ना मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी, और उसी में रतिया को ब्लास्ट हो गया। उसमें क्या हो गया? ब्लास्ट हो गया। मिथाइल आइसोसाइनाइड से ब्लास्ट से उसके अगल बगल में भोपाल में इतने लोग मरे थे। ऑफिशियल डाटा 4000 लोग मरने का। अब आप बताइए 4000 लोग जब सरकार कह रही है मरने का, मतलब कम से कम 10,000 लोग मरे होंगे। 4 गुना कम बताती है सरकार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो भोपाल गैस त्रसदी 1984 में बहुत भयानक हुआ था। यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था। भोपाल गैस त्रसदी 3 से 4 दिसंबर की रात 1984 को। कंपनी का नाम बोलिए?
यूनियन कार्बाइड क्या बनाती थी? कीटनाशक। कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड को हम लोग पानी से दूर रखना चाहिए, और किसी घोंचू ने मिथाइल आइसोसाइनाइड के टैंकवा के ऊपर से पानी का वायरिंग कर दिया था, और वो पानी का पाइप जो था उसमें से लीकेज हुआ, उसी में पानी गिरा और मिथाइल आइसोसाइनाइड से रिएक्शन करके ब्लास्ट कर गया। क्वेश्चन पूछा था कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी से 1984 में लीक हुई थी, जिसे भोपाल गैस त्रसदी कहते हैं। यह किससे रिएक्शन किया था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो था वो रिएक्शन किससे किया था बाबू? वो रिएक्शन किया था तो जल से। किससे रिएक्शन किया था? जल, पानी से वो रिएक्शन कर लिया था, पानी यानी जल से रिएक्शन कर लिया था। चला जाए अगला समझते हैं लोग। यहां तक आपको प्रदूषण समझ होगा। ये सारा का सारा वायु प्रदूषण है, ये सारा का सारा क्या है? वायु प्रदूषण है, सारा का सारा वायु प्रदूषण। अब हम समझते हैं ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसका कारण जब कभी भी ऊष्मा चली है और वापस लौट के ना जाए तो उसे ग्रीन हाउस कहते हैं। जब कभी भी ऊष्मा चली है और लौट के ना आए तो उसे ग्रीन हाउस कहते हैं। इसको नाम ग्रीन हाउस कैसे पड़ गया ससुरा का? खांसी सर्दी मौसम चेंज होने की वजह से हो गया। आप लोग बच बचा करें, हालांकि आप लोग तो यंग हैं, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। ससुरा हम लोग को ज्यादा दिक्कत हो जाता है। पहले क्या था ना, यूरोप वगैरह के देशों में ठंड बहुत पड़ती है, तो यूरोप के लोग जब अपने यहाँ खेती करने लगे ना, तो खेती में जब वो फसल उगाते थे तो यह फसल ठंड के मारे बर्बाद हो जाती थी। यह फसल ठंड इतना भयानक लगता था कि ये फसल ठंड से बर्बाद हो जाती थी। तो भाई फसल को बचाने के लिए ये कुछ ना कुछ करेगा सब। तो फसल बचाने के लिए इन लोगों ने क्या किया ना, इसके साइड साइड में बांस ओस लगा के एक तिरपाल टांग दिया, इसे प्लास्टिक टांग दिया, प्लास्टिक का झोपड़ी बना दिया बांस ओस लगा के। अब इस प्लास्टिक की झोपड़ी से फायदा क्या हुआ? इस झोपड़ी से फायदा यह हुआ कि सूर्य का प्रकाश आता था, अंदर हो जाता था, ठीक है। और जब रात होती थी तो सूर्य का प्रकाश जो था, जो ऊष्मा थी वो लौटने चाहती थी, तो ये लौटने ही नहीं देता था, ये लौटने नहीं देता था। ये एक छोटा सा तिरपाल लौटने नहीं देता था, जिससे कि ठंड के दिन में भी यूरोप में सब्जियां खराब नहीं होती थी, पेड़ नहीं मुरझाता था, क्योंकि दिन में तो सूर्य का प्रकाश मिल जाता है, दिन में तो सूर्य का प्रकाश मिल जाता है, लेकिन रात के समय वो ऊष्मा हानि हो जाती, ऊष्मा का लॉस हो जाता था। तो इसी लॉस को भरपाई करने के लिए क्या किया गया, एक तो प्लास्टिक टांग दिया गया। यह प्लास्टिक के नीचे सब्जियां बो दी गई और इसमें पूरी की पूरी उमस बनी रहती थी, उमस बनी रहती थी। यहाँ पे तो गर्मी बना रहता था। दूर से जब इस प्लास्टिक को देखा गया, इसके अंदर सब्जी बोई गई थी। प्लास्टिक पारदर्शी था, क्योंकि वो दिन में ऊष्मा को आने देता था, रात में उसे जाने नहीं देता, तो हरे रंग का दिखता था। अंदर सब्जी बो दीजिएगा, बाहर से प्लास्टिक टांग दे, हरा रंग का दिखेगा। तो इसे बोला गया था ग्रीन हाउस, हरा घर, ग्रीन हाउस। और इसका प्रभाव क्या था कि यह दिन के समय सूर्य की आने वाली ऊर्जा को रोक लेता है, जाने नहीं देता है, जिसके कारण एक लंबे समय तक इसमें ऊष्मा बनी रहती है। इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस। इसी को क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, ये क्या होता है, उमस को इंडिकेट करता है। जब कभी भी उमस उत्पन्न होने लगते हैं, उमस क्या होने लगे, उमस होने लगता है, उसे ग्रीन हाउस कहते हैं। मतलब आप एक चीज देखेंगे, कभी गर्मी का दिन आ रहा है, क्लासरूम में देखेंगे अगर पंखा बंद हो जाएगा, खिड़की उड़की बंद हो जाएगा, तो अजीब सा उमस पड़ेगा, एकदम अजीब उमस होगा। कैसा उमस अजीब होगा, लगेगा सांस फूल रहा है, क्योंकि हम लोग जो छोड़ते हैं नाक से, इसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। CO2 की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। और यह जो CO2 होता है, यही हमारे ग्रीन हाउस उत्पन्न कर देता है, ग्रीन हाउस उत्पन्न कर देता है। ग्रीन हाउस एक छोटे पैमाने पर होने वाला उमस है, जबकि अगर ये बहुत बड़े पैमाने पर पूरे ग्लोब पर चला गया तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस अगर बहुत बड़े पैमाने पर हो गया तो इसे क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ग्रीन हाउस जब बहुत बड़े लेवल पे हो जाता है, जब ग्रीन हाउस बहुत बड़े लेवल पर हो जाता है तो उसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, उसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं,
उसे क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। तो देखिए ग्रीन हाउस एक छोटे लेवल पे और ग्लोबल वार्मिंग बड़े लेवल पे। आज दुनिया परेशान है ग्लोबल वार्मिंग पे। आप गर्मी के दिन में अपने कमरे का पंखा बंद करके खिड़की दरवाजा बंद कर दीजिएगा, 1 घंटा आधा घंटा बाद पूरे कमरे में उमस भर जाएगा। तो वो ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, वो क्या है, ग्रीन हाउस है। क्या है, ग्रीन हाउस है। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर अब देखिए ज्वालामुखी फट रहा है, वहां से उष्मा निकल रही है, ये पूरी दुनिया में हवाई जहाज चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, फैक्ट्रीज हैं, कोयला जलाया जा रहा है, लकड़ियां जलाई जा रही हैं। इससे पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। समझ में आ गया, पूरी दुनिया का टेम्परेचर। इसलिए पूरी दुनिया आज ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है। ग्लोबल वार्मिंग शब्द बैली बेकल ने दिया था। किसने दिया, बैली बेकल, बैली बेकल ने दिया था। जबकि ग्रीन हाउस शब्द आर्हेनियस ने दिया था, आर्हेनियस, आर्हेनियस ने दिया था। ठीक है, ग्रीन हाउस शब्द किसने दिया, आर्हेनियस ने दिया। ग्रीन हाउस शब्द आर्हेनियस ने दिया। और ग्लोबल वार्मिंग शब्द, ग्लोबल वार्मिंग शब्द, ग्लोबल वार्मिंग शब्द दिया था बैली बेकल। अब पूरी दुनिया परेशान है इस CO2 से, क्योंकि CO2 जो है ना सूर्य की ऊष्मा को आने देता है, जाने ही नहीं देता है। और अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। वायुमंडल में औद्योगिक क्रांति से पहले ये 0.02% था, अभी ये ससुरा 0.03% हो गया है, 0.03% हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको लग रहा तनिए सा तो बढ़ा है, अरे भाई पूरी पृथ्वी का बात बोल रहे हैं। जैसे आपको कह दे कि आप हमारी संपत्ति का 5% ले लीजिए, तो ज्यादा थोड़ी होगा। कह दीजिए पूरी दुनिया में जितना धन है उसका 0.03% ले लीजिए, सोचिए ना कितना पैसा हो जाएगा आपके पास। तो CO2 की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई, ये चिंताजनक है। CO2 की मात्रा बढ़ गई, चिंताजनक है। तो इसके लिए एक हुआ क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल जो था, प्रोटोकॉल यह किस लिए था, तो ग्रीन हाउस को कम करने के लिए 1997 में हुआ था, जापान के शहर क्योटो में। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी गैसें ग्रीन हाउस उत्पन्न करती है उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। जो भी गैसें ग्रीन हाउस उत्पन्न करती है उसे कम किया जाए। ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है, हरा घर। मतलब आप समझिए ग्रीन हाउस का मतलब जिन जिन गैसों से हमें उमस होती है उनको एक लिस्ट बनाया जाए। उसका लिस्ट का नाम था कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट में हम उन्हीं गैसों को रखते हैं जो ग्रीन हाउस को उत्पन्न करती है, जिसमें सबसे ज्यादा उमस, ग्रीन हाउस का मतलब उमस, बादल करता है। कौन करता है, बादल। आप देखिए जिस दिन बादल रहता है गर्मी के दिन में, अगर आपके यहाँ लाइट चली गई और उस दिन बादल छाया हुआ है, अरे बाप रे बाप, जान ले लेगा, ऐसा गर्मी पड़ेगा। लोग देहात में तो छत पे सोते हैं, अब बरसात आता है तो भागते रहते हैं। बहुत दिक्कत है ना, जिनके पास पैसे नहीं है या कम है छत पे सोएंगे बेचारे। पानी आएगा, बिछौना ले रहे ते लेके भाग, नीचे आ गए, तकीवा ऊपर छूट गई, ले भाग, दौड़ दौड़ दौड़, लिया लिया लिया। फिर आधा घंटा में बारिश खुलेगी, फिर वो लोग दौड़ के जाएंगे, फिर सोएंगे, फिर जाएंगे। बहुत उमस होती है। तो सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस उत्पन्न करता है, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस यानी उमस, ग्रीन हाउस का मतलब क्या हुआ, ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस का मतलब हो जाता उमस। उमस सबसे ज्यादा कौन करता है, तो बादल करता है। बादल, बादल को हम जलवाष्प कहते हैं। क्या कहते हैं, जलवाष्प। जलवाष्प सबसे ज्यादा यही ससुरा क्या करता है, ग्रीन हाउस उमस पैदा करता है। सेकेंड नंबर आता है CO2 का, उसके बाद आता है NO2 का, उसके बाद आता है मीथेन का, CH4 का। ये सभी गैसें किसमें आती हैं, सब कार्बन फुटप्रिंट में आती हैं। सब ये सभी गैसें कार्बन फुटप्रिंट में आती हैं। ये सारी की सारी गैसें मिलके ग्रीन हाउस यानी उमस पैदा करती हैं और यह ग्लोबल वार्मिंग को जन्म दे रही हैं। अगर हम बहुत जल्दी इस सबको नहीं रोके तो पूरी पृथ्वी बहुत गर्म हो जाएगी। पृथ्वी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी और जीव जंतु मरने लगेंगे। आप खुद सोचिए ना, आपको लगेगा गर्मी से कैसे मर जाएगा। इस साल गर्मी का दिन आने वाला आ रहा है, मतलब मार्च आ गया और मार्च के बाद आपका अप्रैल और मई में तो गर्मी झोंक देता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या फर्क पड़ता है तो आप सोचिए, आप इस साल अपना पंखा मत चलाइए और ना ही आप छत पे रहिए, घर के बाहर रहिए। जैसे जानवर रहते हैं घर के बाहर, ना उनके पास पंखा होता है ना कुछ होता है, धूप में चलते रहते हैं। फिर समझ में आएगा ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। आपके ऊपर छत है, पंखा लगा हुआ है,
किसी किसी के यहाँ तो एसी लगा रहता है, तो उन लोग को दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन दिक्कत तो बेचारे जानवरों को है। इसलिए क्वेटो प्रोटोकॉल किया गया 1997 में जापान के शहर क्वेटो में। जापान के शहर क्वेटो में ये डिसीजन लिया गया कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए आप बादल को तो रोक नहीं सकते हैं, जलवाष्प को, कि चलिए भैया ये तो नेचुरल चीज है, लेकिन मेन रोकने की बात किससे आएगी? CO2 को रोकना जरूरी है, मीथेन को रोकना जरूरी है, इन लोगों को रोकना जरूरी है, क्योंकि इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस का मतलब समझ में आ गया। ग्रीन हाउस अगर बड़े पैमाने पर हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग। शब्द किसने दिया? बेली ब्लेकल। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण जो है वो CO2 है, क्योंकि जलवाष्प को तो हम रोक नहीं सकते। इसे कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, और कार्बन फुटप्रिंट व्यवस्था किया गया था कि सबके लिए एक कोटा होगा जिसे हम कार्बन क्रेडिट कहेंगे। कार्बन क्रेडिट कहेंगे, कार्बन क्रेडिट, कि कौन सा देश कितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर सकता है। ये पता कैसे चलेगा कौन सा देश कितना कार्बन डाइऑक्साइड किया? तो ये पता चल जाता है कि इस देश में कितना कोयला बिका, कितना पेट्रोलियम बिका, कितना ये बिका, उसी हिसाब से पता चल जाएगा। ज्यादा कोयला और पेट्रोलियम से ही निकलता है CO2। अब कहाँ कोई लकड़ी का ज्यादा यूज कर रहा है। आगे बढ़े तो कार्बन क्रेडिट क्या है? कार्बन क्रेडिट वह व्यवस्था है जिसके तहत हर देश के लिए एक कोटा फिक्स कर दिया गया है, निश्चित मात्रा कि आप इतना ही उत्पादन कर सकते हैं, इससे ज्यादा कीजिएगा तो आपको फाइन लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वायु प्रदूषण समझ में आ गया। वायु प्रदूषण, छोटे छोटे कणों को एरोसोल कहते हैं। सबसे ज्यादा प्रदूषण कौन करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड करता है, 20% सल्फर डाइऑक्साइड कर देता है। ये क्या करता है भैया? ये ऊपर जाके ओजोन को भी नुकसान करता है, और ये ग्रीन हाउस में भी आता है। ये तंत्रिका तंत्र को, ये CFC जो ओजोन को, ये ग्रीन हाउस को करता है। ये भी ससुरा ग्रीन हाउस को करता है, मीथेन। समझ में आ रहा है कि नहीं? ग्रीन हाउस। अच्छा, इसी ग्रीन हाउस से मिलता जुलता एक चीज होता है उष्मीय द्वीप। उष्मीय द्वीप, उष्मीय द्वीप, हीट आइलैंड। उष्मीय द्वीप क्या होता है? गर्मी का द्वीप। तो दिख ही नहीं रहा। ओ माय गॉड, नॉट लुकिंग। उष्मीय द्वीप, उष्मीय द्वीप क्या होता है? देखिए, आप अगर ध्यान से देखिएगा ग्लोबल वार्मिंग को, गांव में आपको अभी भी ग्लोबल वार्मिंग नहीं मिलेगा। गांव में अभी भी क्लाइमेट बहुत अच्छा है, गांव का टेम्परेचर अभी भी बहुत अच्छा है। लेकिन वही शहरी क्षेत्र में आएंगे, वहां पर आपको ये समस्या देखने को मिलेगी। शहरी क्षेत्र में इंडस्ट्री ज्यादा होते हैं, गाड़ियां ज्यादा होती हैं, प्रदूषण ज्यादा होता है। तो बड़े बड़े शहरों के पास अत्यधिक धुआं तथा इंडस्ट्रियों के वजह से उस शहर के ऊपर बहुत सारे धूल कण, गैस, CO2, मीथेन जमा हो जाते हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं उष्मीय द्वीप। क्या कहेंगे? उष्मीय द्वीप कहेंगे। तो बड़े शहरों के ऊपर, ये UPSC मेंस का क्वेश्चन है बबुआ, उष्मीय द्वीप किसे कहा जाता है? ठीक है, बड़े शहरों के ऊपर औद्योगिक धुआं निकलने से या वाहनों के धुएं के निकलने से ऊपर जो जमाव हो जाता है गैसों का, उन गैसों को सामूहिक रूप से हम उष्मीय द्वीप कहते हैं। उन गैसों को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? उष्मीय द्वीप कहते हैं। इसे रोकना बहुत जरूरी है। बड़े शहरों में बहुत ज्यादा धुआं धक्कड़ होने से आम जनजीवन को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हम लोग बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं, क्योंकि हमें ईंधन जलाना ही पड़ेगा, हमें ईंधन जलाना ही पड़ेगा। अब आप बताइए, ईंधन जलाएंगे, ईंधन से निकलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, इस ससुरा को छोड़ देंगे तो जान ले लेगा। अब हमको इसको कैटालिटिक कन्वर्टर लाना है, कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है संकरण धातु का होता है, संक्रमण धातु का बना होता है। ये ससुरा इसको CO2 में बदल देता है। तो एक चीज को तो हम तत्कालीन फायदा देख लिए कि तत्कालीन अगर बहुत ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड का तुरंत प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा तो बहुत सारे लोगों की जान चल जाएगी। लेकिन इसके जगह पे इसको ले आके ये भी तो ससुरा ग्रीन हाउस उत्पन्न कर रहा है। ये कौन सा शराफत से जिंदगी जी रहा है? ये भी ग्रीन हाउस उत्पन्न कर रहा है, और यही ग्रीन हाउस आगे जाके पूरे पृथ्वी के लिए समस्या बन चुकी है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है। पूरी दुनिया किससे परेशान है? ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं, संक्रमण धातु में आप शीशे का प्रयोग नहीं कर सकते, पीबी का प्रयोग करेंगे तो खत्म हो जाएगा। अब हम लोग ने CO2 की बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ा ली है, CO2 की मात्रा बढ़ा लिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एक नया उपाय करने के लिए सोच रहे हैं। नया उपाय क्या है, पहले गाड़ियां चलती थी BS1 मॉडल पर, उसके बाद आया BS2, BS3, BS4, अभी BS6 की गाड़ियां आ गई हैं। आप देखते होंगे BS6 की गाड़ी, अब जितना गाड़ी लीजिएगा उसमें BS6 होता है। वैसे ही जैसे यूरोप, ये नियम सबसे पहले यूरोप वालों ने किया था, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, ऐसे करके Euro 6 मानक। ये यूरोप का स्टैंडर्ड फॉलोअर है। ये किसका स्टैंडर्ड है, यूरोप का। और BS का मतलब था भारत स्टेज। BS का फुल फॉर्म बताइए, भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 2, भारत स्टेज 3, 4, 5, 6। अभी हम लोग किस में चल रहे हैं, BS6 में चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं, BS6 में। ये क्या बताता है, ये एक नियम है, एक मानक स्टैंडर्ड है मोटर वाहन बनाने वाली कंपनियों के लिए कि आपको अपने इंजन में इतना फिल्टर लगाना है, अपने इंजन में ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करना है कि धुआं कम से कम दे, धुआं कम से कम दे। आप में से बहुत लोग तो, आप लोग तो यंग है लोग, लेकिन आपसे 15-20 साल पहले की गाड़ियां जो चलती थी, BS2 मॉडल पे चलती थी, उन गाड़ियों से धुआं निकलता था तो दिखता था। एम्बेसडर गाड़ी होती थी, मोटरसाइकिल में राजदूत होता था, समझा गया, सुजुकी मैक्स 100 हुआ करती थी, तो उसमें से काला काला धुआं निकलता था तो दिखता था। ट्रैक्टर में से धुआं निकलता था तो दिखता था। ट्रेनों में से झक 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 काला धुआं निकलता था, दिखता था। अब जो एडवांस ट्रेनें आ गई हैं डीजल वाली भी, उसमें भी धुआं आपको नहीं दिखाई देगा, समझा गया। पुरनका ललका मुंह वाला ट्रेनवा दिखेगी, और जो ट्रकवा दिखेगा पहले जमाना सनी देवल वाला, मैं निकला गड्डी लेके, वो ट्रक को दिखेगा, भयानक धुआं देते थे सब। तो भारत की कंपनियों पे दबाव बनाया गया कि आप इन धुआं की मात्रा को कम कीजिए। तो BS3 में धुआं की मात्रा और कम हुई। बाद में सरकार ने 5 साल बाद फिर कानून लगाया, अब हम BS3 बिकने नहीं देंगे, BS4 लगाइए, उसमें और धुआं कम देने लगा। फिर सरकार 2 साल बाद कहती है कि BS5 लगाइए, इसमें धुआं और कम देने लगा। अब के समय में सरकार ने कह दिया है कि आप लगाइए BS6, इसमें धुआं दिखेगा ही नहीं। आज आपके गाड़ी के बगल से कितनी भी बड़ी 4 व्हीलर निकल जाए, चाहे वो टाटा की नैनो निकले या फिर आपका मर्सिडीज, BMW, बोलेरो, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, कुछ भी निकले, आप उसका धुआं नहीं देखेंगे। गौर किए, आप उसका धुआं नहीं देख सकते। तो ये B सीरीज यानी भारत स्टेज की जो सीरीज है, भारत स्टेज जिसे हम क्या कहते हैं, BS सीरीज, BS, ये क्या बताता है, यही यूरोप वाले इसी को क्या कहते हैं, यूरो सीरीज कहते हैं, यूरो मानक, इसे वो क्या कहते हैं, यूरो मानक। यूरो मानक ये जितना होता है ये गाड़ियों की कंपनियों पे स्टैंडर्ड। अभी BS6 थोड़ा भी धुआं नहीं देता है। इसके धुआं को और अच्छा से फिल्टर करने के लिए अब गाड़ियों में लिक्विड यूरिया डाला जाता है। वह लिक्विड यूरिया उस धुआं के साथ मिलकर रिएक्शन करके उसमें CO2 और वाष्पशील पदार्थों की संख्या को घटा देता है। क्या कर देगा, घटा देता है। तो अब गाड़ियों में पेट्रोल भी पड़ रहा है, यानी अगर पेट्रोल वाली है तो पेट्रोल तो बड़ी गाड़ियां पेट्रोल पे थोड़ी चल पाएंगी। पेट्रोल में पावर उतना नहीं होता ना, पेट्रोल स्मूथनेस के लिए होता है। फटाक से मोटरसाइकिल ले लिए, स्कूटी ले लिए, छोटी मोटी कार है तो ले लिए, पेट्रोल में दम नहीं होता है। तो बड़ी गाड़ियां डीजल की होती है। तो अब हम लोग को गाड़ियों में डीजल भी भरवाना होता है और यूरिया भी भरवाना होता है। यूरिया डेली नहीं भरवाना है, 2-3-4 महीना पे एक बार भरवा लेना है। 5 लीटर का इतना बड़ा यूरिया का टैंक होता है उसमें। उसका मेन काम होता है धुआं को फिल्टर करना, यूरिया को लिक्विड। अभी ना कि खेत वाला दाना वाला यूरिया ले आते, खान सर बोले थे गाड़ी में भर दो सर, गाड़िया लेके उड़ा लिया। अगवा करना कि खान सर हमारा गाड़ी बर्बाद कर दिए। लड़की सब को ऐसा नहीं हो जाके स्कूटी में यूरिया भर दे, सब पेट्रोल वाली गाड़ी में यूरिया का डालेगा। तो अभी कौन सी गाड़ियां चल रही हैं, भारत स्टेज 6 BS6। अगर किसी की गाड़ी सड़क पर BS3 वाली मिल गई, सरकार उसको जब्त कर लेगी। नई गाड़ियां नहीं बन सकती हैं, पुरानी है तो चलेगा।
अगर कोई भी कंपनी कोई नया गाड़ी बना दी BS3 पे तो सरकार उस पर बैन लगा देगी, नहीं बना सकते। पुरानी गाड़ियां हैं तो ठीक है, एक समय आएगा उनका डेट खत्म होगा, वो भी खत्म हो जाएगी। 2025 में सरकार कहेगी, मोदी जी आएंगे, मित्रों कल रात्रि 8 बजे से जितनी भी गाड़ियां BS1 से BS5 तक है वो अब सड़क पर नहीं चलेगी। खत्म कहानी, कहानी खत्म। पकड़ा, पुलिस जांच लगाएगी, पता चल जाएगा, क्योंकि गाड़ियों का नंबर होता है, वो पता चलता है किस साल, नंबर से पता चल जाता है किस साल की गाड़ी है, और निकाल दिया उससे पहले की, खत्म कहानी। आप लोग BS सीरीज भी समझ में आ गया, आप लोग को कैटेलिटिक कन्वर्टर समझ में आ गया, संकरण धातु का होता है, शीशा से ये नष्ट हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा था। उष्मीय द्वीप समझ में आ गया, बड़े शहरों के ऊपर होते हैं। ग्रीन हाउस उमस वाले को कहते हैं, सबसे ज्यादा बादल उमस करता है, फिर CO2, फिर NO2, CH4, CO2 NO2 CH4, CO2 NO2 CH4, CO2 NO2 CH4। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए ना, आगे बढ़ जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो इसके साथ आपका हो गया वायु प्रदूषण भी कंप्लीट हो गया, वायु प्रदूषण भी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके आगे क्या है। BS सीरीज तो पढ़ा दिए, अब थोड़ा सा हम लोग मटेरियल में भी देखते हैं, मटेरियल में कहां तक पहुंचे। देखो बउआ, बउआ लोग देखो, अरे बउआ लोग, अरे चलो आ जाओ। हम आपको कैटेलिटिक कन्वर्टर पढ़ा दिए, ये संक्रमण धातु का बना होता है, इंजन से निकलने वाले धुआं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, जिससे प्रदूषण कम होता है किंतु उमस बढ़ जाती है। जब पेट्रोल में शीशा मिला देते हैं तो कैटेलिटिक कन्वर्टर काम नहीं करता है, इसीलिए पेट्रोल में शीशा मिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उष्मीय द्वीप बना दिए हैं, शहरों के ऊपर धुएं को उष्मीय द्वीप कहते हैं। ग्रीन हाउस या छोटे पैमाने पर जब उमस बढ़ जाती है तो उसे ग्रीन हाउस कहते हैं, इसकी को आर्हेनियस ने शब्द दिया। जब ये बहुत बड़े पैमाने पे हो जाता है तो उसे पूरे विश्व के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कार्बन फुटप्रिंट किसे कहते हैं? वे सभी गैसें जो जो ग्रीन हाउस को बढ़ावा देती हैं उन्हें हम कार्बन फुटप्रिंट के नाम से जानते हैं। वे सभी गैसें जो बढ़ावा देती है उन्हें क्या कहते हैं? कार्बन फुटप्रिंट के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस कौन करता है? जलवाष्प करता है, फिर CO2 करता है, मीथेन करता है, CFC करता है, NO2 करता है। ये सारी गैसें हैं। आपको सबसे ज्यादा ये क्या करेंगे लोग? कार्बन डाइऑक्साइड को करेंगे। क्वेटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए था, बता दिए आप लोग को। क्वेटो प्रोटोकॉल समझा दिए कि नहीं समझा दिए? मीथेन गैस भी बता दिए आप लोग को। बताइए, मीथेन ग्रीन हाउस उत्पन्न करता है, ये दलदली भूमि में पाया जाता है। गोबर, गाय का गोबर, धान का खेत, गटर में, सड़े गले पदार्थों में, जानवरों की जुगाली, कोयला का खदान, ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, इसलिए इसे प्राकृतिक गैस कहते हैं। नेचुरल गैस कहा जाता है। नेचुरल गैस जब इसे दबा के बोतल में भर देते हैं तो दाबने को कहते हैं चाप देना। चापने को अंग्रेजी में कहते हैं कंप्रेस, और कंप्रेस को शॉर्टकट में कहते हैं CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस। चपाइल प्राकृतिक गैस कहा जाता है, CNG कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? CNG कहा जाएगा। भोपाल गैस त्रसदी जो हुआ था 3 से 4 दिसंबर 1947, मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की गैस निकली थी यूनियन कार्बाइड नाम की फैक्ट्री से। बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी वहां पे। यूरो मानक समझिए, यूरो मानक के बाद हम लोगों ने किसको अपना लिया है? यूरो मानक क्या है? पहले धुआं ज्यादा देता था, अभी धुआं क्या देता है? कम देता है। यही फायदा है। भारत ने तो यूरो की जगह पे क्या अपनाया है? BS स्टेज अपनाया है। BS स्टेज अपनाया। जैसे देखिए ये क्या है, पहले 1 लीटर पे इतना ग्राम क्या देता था धुआं, अब 1 ग्राम देता है। अब 0.64 ग्राम, अभी आधा ग्राम, 0.3 ग्राम, 0.2 ग्राम। तो अभी क्या है, धुएं में कणों की मात्रा क्या हो गई है? कम हो गई है। अच्छी बात है। भारत में यूरो के स्थान पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? भारत में यूरो के स्थान पर हम लोग BS का प्रयोग करते हैं। BS का समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग ध्वनि प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण देखा जाए, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण
चलिए देखते हैं हम लोग ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। अगर बहुत ज्यादा किसी को चिल्लाने लगेगा तो ध्वनि प्रदूषण होता है। दूसरा हम इसमें बोलने लगेंगे ध्वनि प्रदूषण किसे कहा जाता है, 90 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण करते हैं। कैसा लग रहा है आप लोग को? ऐसे जब आवाज बढ़ा हुआ है मेरा और बढ़ा देते हैं, लो 90 डेसिबल से जब ध्वनि ज्यादा हो जाती है तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। एक तय सीमा के ऊपर कानों पे पड़ने वाले अत्यधिक प्रबलता की ध्वनि को हम ध्वनि प्रदूषण के नाम से जानते हैं। ध्वनि प्रदूषण एक क्षणिक प्रदूषण होता है। मजा आ रहा है आप लोग को? ध्वनि प्रदूषण आराम से बोलते हैं, ठीक है? वैसे ही मेरा आवाज ध्वनि प्रदूषण से खतरनाक है। मेरा आवाज तो नॉर्मल बोलते हैं तो ध्वनि प्रदूषण में चला जाता है। खैर लड़का सबका आवाज होता ही है भारी, लड़की सबका आवाज ठीक रहता है। वो डटबो करती है तो लगता है कि बढ़िया से बतिया रही है। वो सबका आवाज बहुत महीन होता है। लड़का प्यारों से बतियाएगा तो खाना कहिए रे, लगे डांटिए रहा है, देखिए। तो ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? एक लेवल के ऊपर यदि आपका आवाज चला गया, जैसे 90 डेसिबल से ऊपर की अगर आपने ध्वनि बोल दी तो इसको हम लोग प्रदूषण की श्रेणी में गिन लेते हैं। 90 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को हम लोग प्रदूषण में गिन लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण की सबसे अच्छी बात यह होती है कि इसका प्रभाव केवल तब तक ही रहता है जब तक ध्वनि सुनाई दे रही है, और ध्वनि सुनाई देना बंद हो गया, प्रदूषण खत्म। जैसे आपके बियाह पड़ल आपके मोहल्ला में किसी का, मार जनरेटर 4 गो 5 गो धन 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 जल रहा है, जनरेटर धुआं मार रहा है, यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? चाहे कोनो प्रोग्राम कर दिया, उसका चोंगा आपके घर को टांग दिया, मार ले 3-4 दिन बियाह चल रहा है, चोंगा में कान फाड़ ले है आपका। जैसे बियाह खत्म होगा चोंगा बंद होगा, लगेगा अरे बाप रे बाप शांति शांति शांति। लेकिन बाकी प्रदूषण में ऐसा नहीं है। मीथेन निकल गया, प्रदूषण करेगा, कई साल तक करेगा। परमाणु बम मारा गया जापान पे, कई साल तक करेगा। पानी को गंदा कर दीजिएगा, फिर वो कई साल तक पानी गंदा रहेगा। लेकिन सबसे अच्छा ध्वनि प्रदूषण के साथ ये है कि इसका प्रभाव क्षणिक रहता है, तत्कालीन प्रभाव रहता है, उसके बाद इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण मानव में चिड़चिड़ापन हो जाता है, मानो एकदम करकरा हो जाता है, चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है मानो में। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए गाड़ियों में एक साइलेंसर लगा दिया जाता है। स्कूटी में साइलेंसर ज्यादा होता है, बढ़िया साइलेंसर होता है, स्कूटी में आवाज कम आती है। बुलेट में साइलेंसर में बढ़िया साइलेंसर नहीं लगता है, उसमें आवाज धड़ धड़ करने के लिए होता है। समझ में आ गया कि नहीं? साइलेंसर में मफलर लगा दिया जाता है। साइलेंसर का मतलब होता है साइलेंट करना, और उसमें एक और एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं तो उसे मफलर कहते हैं। तो जिसमें मफलर रहेगा उसमें ध्वनि कम आएगी, जिसमें 2 मफलर रहेगा उसमें और कम आएगी। जिसमें मफलर नहीं रहेगा भावा भावा बोलेगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, अब ज्यादा गाड़ियों पे आप धक 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 नहीं बोल सकते। तो देखिएगा पुरानी वाली बुलेट आवाज करती थी, अभी की जो बुलेट है उतनी आवाज नहीं करती है। पुरानी वाली बुलेट आवाज करती थी, अभी वाली बुलेट आवाज नहीं करती। अभी की बुलेट आवाज नहीं करती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या दे दिया है? आदेश दिया है कि आप गाड़ियों के अंदर साइलेंसर और मफलर दोनों लगाएंगे ताकि आवाज ध्वनि प्रदूषण कम हो सके। नहीं तो लड़का सब बुलेट ले लेगा सब, लड़की के बगलिया में जाकर बार 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 करेगा सब। अजब हाल रहता है। लड़का सब भी बिना लड़की बिना मतलब लड़की सबका भाव बढ़ीले रहता है। देखिएगा लड़की जरी दादा 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 घुमा लो इधर जाओ, बकलोल सब तुमको, तुम जितना भाव दोगे वो उतने दौड़ाएगी तुमको। लड़का सबको समझ में नहीं, असल में ये सब खचरा भी होता है, सब सीधा भी होता है, ये सब गलत सिलेबस पढ़ लिया है सब। वो देखेगा तो मोटरसाइकिल तेज करके भाग जाएगा। ये सोचिए उसको देखने का मन रहेगा तो भाग गया, तब तो जा तो दूसरा को देखेगी, सुरेंद्र तुम साइकिल से हो, तुम्ही को देख लेते हैं। वो तो भाग गया मोटरसाइकिल से, दुका हाँ बकलोल कई। आगे बढ़िए। सड़कों के किनारे भी पेड़ लगा दिया जाता है। बड़े शहरों में सड़कों के किनारे क्या लगा दिया जाता है? पेड़ लगा दिया जाता है, जिससे कि सड़कों पे चलने वाली गाड़ियां जो होती हैं उसके आने से, टायर के रगड़ाने से, उसके हॉर्न से वो ध्वनि इन पेड़ों से टकरा जाती है। इसे हम ग्रीन मफलर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन मफलर। जब ध्वनि सड़कों के किनारे लगे पेड़ों से टकरा जाए तो उसे हम ग्रीन मफलर कहते हैं, हरित मफलर या ग्रीन मफलर कहते हैं। जबकि गाड़ियों के साइलेंसर में हम लोग मफलर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मफलर लगाते हैं।
गाड़ियों के साइलेंसर में क्या लगाएंगे? मफलर लगाते हैं, मफलर। किसी को दिक्कत? चलिए यहां देख लेते हैं, 4 चीज इसको देखिए। ध्वनि प्रदूषण भी हो गया। हम आते हैं अपने टॉपिक वाले पे। प्रदूषण चैप्टर समाप्त हो गया। इस टॉपिक में सब कुछ को देखते हैं। सबसे ज्यादा प्रदूषण कौन फैलाया? तो पहला आता है प्रदूषण। सबसे ज्यादा प्रदूषण कौन फैलाया? तो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाया कार्बन मोनोऑक्साइड, 50% ससुरा अकेले पहुंचा दिया। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, शॉर्टकट में याद रख लीजिएगा, सबसे ज्यादा प्रदूषण यही फैलाया। अगर उसके बाद पूछ देता है ओजोन को सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया? ओजोन को सबसे ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और हवाई जहाज से निकलने वाला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। CFC और हवाई जहाज से निकलने वाला नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये ओजोन को सबसे ज्यादा क्या करता है? नुकसान पहुंचाया है। सबसे ज्यादा इसने किसे नुकसान पहुंचा दिया? ओजोन को नुकसान पहुंचा दिया। अगर आप इसे क्वेश्चन कर देगा ग्रीन हाउस सबसे ज्यादा कौन उत्पन्न किया, तो आपको पता है जलवाष्प यानी बादल, जलवाष्प सबसे ज्यादा किया। लेकिन गैसों में अगर कहिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा किया, CO2। गैसों में CO2 ने सबसे ज्यादा किया था। यहाँ पर गैसियस में CO2 ने सबसे ज्यादा कर दिया था। CH4 भी था गैसों में, CH4 NO2 CFC, ये उतना ज्यादा नहीं याद रखना। तो ये शॉर्टकट में एक जगह रखेंगे तो ध्यान रहेगा, शॉर्टकट में एक जगह रहेगा। तो प्रदूषण सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, 50% कार्बन मोनोऑक्साइड, 20% सल्फर डाइऑक्साइड, 20% सल्फर डाइऑक्साइड। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? ओजोन को CFC और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे और क्या चीज हो जाएगा? अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, भीग जाने दे पहली बरसात में। एसिड रेन आपको पता है, एसिड रेन HNO3 SO2 NO2, SO2 और NO2, HNO3 SO2 NO2, ये BPSC में पूछा था। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किसकी होती है? हवा में उपस्थित जो धूल कण है, यदि उनका प्रकृति अम्लीय है। अम्लीय पता कैसे चलेगा? ऑक्सीजन 2 या 2 से ज्यादा हो, ये भी अम्लीय, ये भी अम्लीय, ये भी अम्लीय, तो इसका ऑक्सीजन 2 या 2 से ज्यादा है। ये जब हवा में तैर रहे होते हैं, हवा में क्या होते हैं? तैर रहे होते हैं। और जब बरसात होती है तो ये बरसात का पानी इन्हें लेके चल आता है, यहीं ले आके पोत देता है, जिससे कि आदमी को खजुआहट हो जाता है। ऐसी खजुआहट को हम लोग क्या कहते हैं? एसिड रेन। ये नए नए निकल रहे पौधों की कलियों को, छोटे पौधों को ये नुकसान करते हैं और वो मुरझा जाते हैं। तो ये आपको शॉर्टकट तो एक के जगह याद रखना है ताकि सिंपल हो जाए आपके लिए। हालांकि मटेरियल में आप लोग को लिखा हुआ है, स्टडी मटेरियल में ये बात स्पष्टता से लिखी हुई है, स्टडी मटेरियल में ये बात स्पष्टता से लिखी हुई है। ठीक है, स्टडी मटेरियल में ये बात स्पष्टता से लिखी हुई है। ओके, चलिए, तो हो गया आपका ग्रीन हाउस, हो गया ओजोन, हो गया, सब कुछ हो गया। ध्वनि प्रदूषण भी देख ही लिए, ध्वनि प्रदूषण भी देख लिए, आपको और भी देख लिए, रेडियो एक्टिव प्रदूषण देख लेंगे, परमाणु परीक्षण, परमाणु प्रदूषण, परमाणु प्रदूषण, इसी को हम रेडियो एक्टिव कहते हैं, रेडियो एक्टिव प्रदूषण। नागासाकी और हिरोशिमा में गिरा था, ये तो भयानक, सबसे खतरनाक यही होता है प्रदूषण। परमाणु प्रदूषण से खतरनाक दुनिया का कोई और प्रदूषण नहीं है। परमाणु प्रदूषण सबसे ज्यादा क्या है? खतरनाक है। उसका जैविक प्रदूषण, जैविक प्रदूषण क्या होता है? जैविक प्रदूषण, खतरनाक जीवाणुओं को छोड़ दीजिए, जैसे कहीं चेचक को छोड़ दीजिए, उसका वायरस हो जाए, कोरोना वायरस फैला दीजिए, सेरीन गैस होता है वो फैला दीजिए। एंथ्रॉक्स नामक एक जीवाणु होता था, आप किसी को एंथ्रॉक्स जीवाणु देखिए खाली है, किसी घरे लिफाफा भेज दीजिए एंथ्रॉक्स का जीवाणु भर के। जीवाणु दिखाई थोड़ी देते हैं, हमारे शरीर पर जीवाणु दिखता है, दूध का लैक्टोबाइसिलस आपको दिखता है? नहीं, उसमें भर के फेंक दीजिए किसी को, किसी के लिफाफा जाएगा वो देखेगा, खोल के देगा, खाली है यार, खाली है, ला खाली है, लग गया एंथ्रॉक्स, सांस रोक देगा, कुछ दिन बाद मर जाएंगे वहीं पे। तो एंथ्रॉक्स नामक जीवाणु होता है। एंथ्रॉक्स
जीवाणु प्रदूषण होता है, एंथ्रेक्स क्या होता है, जीवाणु प्रदूषण। तो प्रदूषण कई टाइप के हैं, प्रदूषण कई टाइप के, प्रदूषण कई टाइप के। अब हम लोग देखते हैं बाकी प्रदूषणों को। देखिए परमाणु प्रदूषण पहले देख लेते हैं। परमाणु प्रदूषण यह सभी प्रदूषण में सबसे खतरनाक होता है परमाणु प्रदूषण। इसका प्रभाव जल, थल, वायु तीनों में रहता है। यह 3000 साल 30,000 साल तक चलता है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है। यह परमाणु रेडियो एक्टिव प्रदूषण से फैलता है। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, कोबाल्ट 60 ये क्या है, सब परमाणु रेडियो एक्टिव है। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी और हिरोशिमा में गिराया गया परमाणु बम इस प्रदूषण के एग्जाम्पल है, सबसे खतरनाक। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र जापान का अपना परमाणु बिजली था। फुकुशिमा आपको नक्शा में पढ़ाए, फुकुशिमा जापान का अपना परमाणु बम बिजली घर था। वो ससुरा वहां गिर गई, अपने में आग लग गया उसमें 2011 में, तो एक वहां से परमाणु दुर्घटना हो गई। 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल में परमाणु रिएक्टर ब्लास्ट कर गया, वहां से प्रदूषण फैल गया। तो देखिए 2 तो परमाणु रिएक्टर फट गए सब, एक जापान का फुकुशिमा 2011 में और यूक्रेन का चेर्नोबिल 1986 में ब्लास्ट कर गया, जिससे कि यूरेनियम वगैरह बाहर निकलने लगे, सब प्रदूषण फैल गया। और नागासाकी हिरोशिमा में तो हुमच के मारिए दिया था ससुरा, कहा था जापान की आ तो राम बताई। तो यहाँ पर परमाणु प्रदूषण समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ध्यान से समझिए। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र जापान में कब हुआ था, 2011 में। और चेर्नोबिल परमाणु ब्लास्ट 1986 यूक्रेन में हुआ था, ठीक है। जब ये ब्लास्ट होता है, परमाणु ब्लास्ट होता है, तो उसका जो धुआं होता है, जो धुएं का गुब्बारा होता है, भयानक जो धुआं होता है, उसे न्यूक्लियर फॉल आउट कहते हैं। नाभिकीय आपतन या फॉल आउट, नाभिकीय पतन या फॉल आउट, नाभिकीय पतन या फॉल आउट। ये रेडियो एक्टिव होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। इससे बचने के लिए 2 उपाय है, बोरिक एसिड का छिड़काव किया जाता है और पोटेशियम आयोडाइड की गोली खाई जाती है। अगल बगल में बोरिक एसिड का छिड़काव किया जाता है और पोटेशियम आयोडाइड की गोली खाई जाती है। आप लोग के घर अगर कभी परमाणु बम से हमला हो जाए, परमाणु बम से, तो बोरिक एसिड सरकार हेलीकॉप्टर और जहाज से छिड़कवा देगी। वो नाभिकीय आपतन यानी न्यूक्लियर फॉल आउट जो फैल रहा था उसको लेके नीचे बैठ जाता है बोरिक एसिड से, ठीक है। और आप सब लोग को गोली दिया जाएगा पोटेशियम आयोडाइड की गोली देने के लिए, वरना आपका सबसे पहले यही खराब होता है, यहीं पे परमाणु रिएक्टर, यही गल जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा गल के, इसे हाथवा में लेके घूमेंगे, मेरा गला गल गया, गला गल गया तो जाइए अब ना। परमाणु विस्फोट के बाद निकलने वाले धुएं को न्यूक्लियर फॉल आउट कहा जाता है, न्यूक्लियर फॉल आउट कहा जाता है। इसे बचने के लिए बोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं तथा पोटेशियम आयोडाइड की गोली खाते हैं। ये 2 परमाणु संयंत्र में ब्लास्ट हुए थे, 2011 के जापान के फुकुशिमा में, 1986 के यूक्रेन के चेर्नोबिल में। 2 परमाणु बम में पटक दिया, 9 अगस्त और 6 अगस्त नागासाकी और हिरोशिमा में बम में पटक दिया। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया। तो सबसे खतरनाक प्रदूषण परमाणु प्रदूषण। जैव प्रदूषण क्या है, हानिकारक जीवाणु तथा विषाणुओं से फैलता है। जीनीय एकरूपता के कारण एक समान प्रजाति की बीमारी हो जाती है, जिसके काट देना चाहिए। देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा, जैसे मान के चलिए मानव में X क्रोमोजोम है और Y क्रोमोजोम है, अगर कोई ऐसी बीमारी आती है कि पूरी दुनिया में Y क्रोमोजोम वाली की जान ले ले, तो पूरी दुनिया से पुरुष की संख्या खत्म हो जाएगी। फिर सोचिए पृथ्वी कैसा लगेगा, पृथ्वी पर कोई भी मासूम इंसान नहीं बचेगा, कोई भी निर्दोष व्यक्ति नहीं बचेगा। समझ में आ गया कि नहीं, दुनिया कैसी हो जाएगी। पुरुष तो एकदम सीधा प्राणी है, एकदम सीधा, उसको 2 बातें बोल देंगे तो सुन लेगा। ट्रेन में कोई बैठा रहेगा, कोई उससे बोलेगा थोड़ा हमको बैठने दीजिए, खड़ा होकर बैठ जाए, हाँ बैठिए बैठिए बैठिए। पुरुष इतना सीधा जीव पूरे जूलॉजी और बॉटनी में कहीं नहीं मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आप भी सहमत हैं हमारे बातों से। पूरा जूलॉजी बॉटनी खत्म हो गया। क्या आपको पूरी बायोलॉजी में पूरा फाइलम पढ़ाए हम आपको, प्लेंटीहेल्मिन्थीज, स्केलेमेंथीज, एनिलीडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, क्या आपको पुरुष से ज्यादा सीधा जीव मिला? नहीं मिला। कोई बात नहीं, चलिए। तो कभी कभी किसी खास जीन पर कोई बीमारी आ जाती है तो वो पूरा जीने को निपटा देता है, हालांकि ऐसा नहीं आएगा। एंथ्रेक्स नामक जीवाणु व्यक्ति की जान ले सकता है। इसका प्रयोग आतंकवादी पत्र यानी लेटर में भर के दूसरे व्यक्ति को भेज देते थे। आपके पास अगर कोई अनजान लेटर आएगा तो कोई ठीक नहीं उसमें एंथ्रेक्स कहीं मिला ना हो,
ना तो थोड़ा ध्यान से, इन्हें कि एंथ्रॉक्स वाला ले लेंगे तो व्यवस्था कर देगा, वहां पे जान चल जाएगा। सेरीन गैस, इसे गरीबों का परमाणु बम कहा जाता है, इसका प्रयोग सीरिया लड़ाई में हुआ था। गरीबों का परमाणु बम सेरीन गैस को कहते हैं, गरीबों का परमाणु बम सेरीन गैस को कहा जाता है। एंथ्रॉक्स नामक जीवाणु जान ले लेता है किसी किसी का, समझ में आ गया कि नहीं? एंथ्रॉक्स नामक जीवाणु जान ले लेता है। बॉटनी का खत्म हो गया, बॉटनी, अभी थोड़ा सा बच गया रेडियो एक्टिव विद्युत चुंबकीय प्रदूषण। देखिए बबुआ ध्यान से, ये लास्ट टॉपिक है बॉटनी, विद्युत चुंबकीय प्रदूषण। विद्युत चुंबकीय प्रदूषण क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रदूषण यह किससे फैलता है? मोबाइल, टीवी, टावर, सैटेलाइट से निकलने वाली तरंगों से फैलता है। हमारे मोबाइल में तरंग निकल रही है, हर जगह से क्या होती है? वेव निकल रही होती है। आपके मोबाइल में नेटवर्क है, इसमें से वेव निकल रही है, हर जगह में क्या है? तरंगे हैं। इन तरंगों के कारण हमारे अगल बगल में पूरी दुनिया वेव में बढ़ चुकी है, तरंगों से घिरी हुई है, हमें भले दिखाई नहीं दे रहा है। आप पूरी जगह जाते हैं, हर जगह नेटवर्क मिलता है, इसका मतलब हर जगह वो क्या चीज है? तरंगों से घिरा हुआ है। हमें नुकसान बहुत ज्यादा तो अभी नहीं कर रहा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर ये तरंगे बढ़ गई तो बहुत नुकसान कर देंगी। तो ये टीवी वगैरह से निकलने वाला चीजें होता है। इसलिए देखेंगे जहां बहुत सारे टावर लगा दिए, कई लोग अपने घर के ऊपर से टावर हटवा देते हैं। हम लोग का जहाँ कोचिंग है, हॉल नंबर 1 में दाहिने साइड में एक मकान था, उसके ऊपर टावर लगा हुआ था, उन लोगों ने खुलवा दिया टावर, ना प्रदूषण हो तो, समझा गया? इस प्रदूषण के कारण तंत्रिका तंत्र, सबसे पहले ब्रेन डिस्टर्ब होता है तथा स्मरण क्षमता, याददाश्त कम होने लगता है। ब्रेन डिस्टर्ब होगा तो याददाश्त कम नहीं हो जाएगा, और इसका विकराल रूप कैंसर का कारण बन जाता है। इसका विकराल रूप कैंसर का कारण बन जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक स्टेज हो जाता है। इसका विकराल रूप किसका कारण बन जाता है? कैंसर का कारण बन जाता है। आगे बढ़ जाए, किसका कारण बन गया? कैंसर का कारण बन जाता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। मेनली ये तरंगों से फैलता है। मोबाइल, टीवी, टावर, सैटेलाइट, वॉकी टॉकी, हेन तेन दुनिया भर का आ गया। टीवी में देखिए, इधर से रिमोट दावे टीवी काम कर दिया। ड्रोन है, ड्रोन को इधर से रिमोट से किया, और उधर दुल्हा दुल्हन का ब्याह में ड्रोन लेके चला रहा है सब। ड्रोन दुल्हा दुल्हन के ब्याह में प्रेडिटर ड्रोन लेके मत चलाए, कोनो हमलावर ड्रोन मार दो, इनमें दुल्हा उधी आ गया जा, क्योंकि अब तक घातक ड्रोन भी आ गए हैं सब। लेकिन नहीं, दुल्हा के पास उससे खतरनाक हथियार मिला है, परमाणु बम लेके जा रहा है। ड्रोन को कुछ समझेगा दुल्हा? नहीं समझ में आया? नहीं समझे लोग तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। सब लड़का दुल्हा बनने के लिए परेशान रहता है, उसका जब ब्याह हो जाता है तब कहते हैं कि रे भाई साहब, कहां से मुसीबत में फंस गए हम। लेकिन जब नया नया ब्याह होता है, लड़का सब कहता है अरे बाप रे बाप, 6 महीना तो उसका भावे समझ में नहीं आता है। वाह, उसके बाद वो कहता है फंस गए। आगे देखते हैं, आगे बढ़े। तो मोबाइल, टीवी, टावर से फैलता है। इस प्रदूषण के कारण बड़ी संख्या में तितलियां मर रही हैं, क्योंकि देखिए हम लोग उस वेव को बर्दाश्त कर सकते हैं, हम लोग बड़े जीव हैं, समझ कि नहीं आ गया? जैसे वो तरंगे झटका देती हैं, और जैसे हम ही लोग को इतना झटका दे देगा तो क्या होगा? अपना से कुछ होगा? कोई बात नहीं। हम लोग को कोई कहे सर 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 सुनिए ना, कुछ होगा नहीं। यहाँ कोनो मच्छर बैठल रहेगा, उसे कहेगा भाई साहब सुनिए ना, ए भाई साहब, मच्छर भाई, ए मच्छर भाई सुनिए, निपट गया हूँ। तो हर जीव की अपनी सहन क्षमता होती है। तितली उन तरंगों को नहीं झेल पाती है। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आराम से कर देंगे। कोई मच्छर रहेगा, हम लोग को कोई ऐसे कर देगा, तब जी क्या हालचाल, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ मच्छर या खटमल या चींटी बैठल लगे, इसे रगड़ दीजिए तो सब हाल चाल, उनका हाल भी बदल जाएगा, चाल भी बदल जाएगा। तो तितलियां इससे मर जाती है। तितली आगे बढ़े, इस प्रदूषण से तितलियां मर रही हैं, तथा मधुमक्खी अपना रास्ता भटक जाती है, क्योंकि मधुमक्खी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे भेजकर अपने रास्ते से प्रयोग करती है, उसका प्रयोग करती है। जैसे देखिए, जब मधुमक्खी बहुत सारा छत्ता एक जगह लगाती है ना, तो वहीं से वो तरंगे छोड़ती रहती हैं कि भैया छत्ता इधर है, सब लोग आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो मधुमक्खियां उन्हीं तरंगों को देख के वो आ जाती हैं। लेकिन आजकल टावर से तरंगे छोड़ रहे हैं। हम जियो वाले हैं, टाटा वाले हैं, रिलायंस, आइडिया, डोकोमो, कौन कौन चीज आ गया एक तो, और यूनिनॉर, टेलीनॉर। तो मधुमक्खी के छत्ता के पास से तरंगे आ रही थी, वो मधुमक्खी अपने छत्ता के पास उसी तरंगों के माध्यम से आ रही थी। अभी क्या है, टावर के पास चल जाती है। अरे यार ये कौन बुला लिया हमको, तुम जियो वाले हो तो तुम टावर पे बुला लिए।
तो सेम चीजें होती है। जैसे आप ही को किसी को बुला रहे हैं, भाई यो, उसी आवाज में कोई दूसरा बुलाए तो उधर नहीं चला जाएगा। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से वो अपना रास्ता ढूंढती थी। अभी क्या हो गया है कि वो रास्ते को भटक जा रही हैं, तितलियां मर जा रही हैं, मधुमक्खियां भी रास्ता भटकने के कारण मर जाती हैं और टावर के पास चली जाती है। वर्तमान पूरा पृथ्वी विद्युत चुंबकीय तरंगों की चपेट में है। पूरी पृथ्वी में नेटवर्क है, जहाज उड़ रहा है ऊपर, उसको पता है कहां से आ रहा है, जड़िया में ऊपर बतीबो करता है, रडार से पता चल जाता है। पूरा देश पूरी पृथ्वी तरंगों से घिरा हुआ है। हमारे देश में एक दुश्मन का एक जहाज कहीं से आएगा, पूरा रडार बता देगा। इसका मतलब पूरे देश का हम स्कैनिंग कर रहे हैं, पूरे देश का स्कैनिंग करके रखे हैं लोग, पता चल जाता है कहां से आ रहा है। अरे हमारे देश में कैसे, हमारे देश में कैसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बॉटनी समाप्त, बॉटनी क्लोज, समाप्त हो गया बॉटनी। ठीक है, अब बॉटनी को आप अच्छे से रिवाइज करिएगा। बॉटनी को जब रिवाइज कर लीजिएगा अच्छा से, तो फिर आप लोग आगे आएंगे लोग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अरे चाहिए कैलेंडर, आगे का क्लास आपका कितने तारीख को होगा। तो अगला क्लास हम आपको बता देते हैं सूचना। आपका ये बायोलॉजी वाला, बाकी सारा तो क्लास होगा, बायोलॉजी खत्म हो गया। अब कल फ्राइडे है, कल पढ़ा के हो जाएगी छुट्टी होली की, और उसके बाद क्लास खुलेगा मंगलवार 14 मार्च मंगलवार। तब तक के लिए सारे लोगों को हैप्पी होली, हैप्पी होली, रंगों का त्योहार, हैप्पी होली। पूरा रंग लगा देते हम यहाँ पे, हैप्पी होली, हैप्पी होली, पूरा रंग का त्योहार है, लगा दिया हमने, हैप्पी होली। देखिए, ठीक है। तो आज आप लोग का बॉटनी समाप्त हो गया, कंप्लीट बॉटनी खत्म, बायोलॉजी का पूरा हिस्सा खत्म हो गया, जूलॉजी भी खत्म, बॉटनी भी खत्म। अब आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। मैप का क्लास कंटिन्यू चलेगा, बीपीएससी की क्लासेज होती रहेंगी आपको उसमें। और बीपीएससी की क्लास में क्योंकि होली का समय रहता है, तो अभी यहाँ पे देखिए होली भी छुट्टी होने वाली चीजें रहती है, तो अभी इसको आदमी रीशेड्यूल नहीं करता है। होली के बाद आएंगे बीपीएससी वाले लोग को भी, तो 4 घंटा से 5 घंटा क्लास चलेगा। लेकिन होली से पहले क्या है कि सबको छुट्टी चाहिए होती है। तो आगे का क्लास हम लोग कल करेंगे, आज के लिए कल नहीं, बॉटनी खत्म, अब मैथ का क्लास देखेंगे, मिलेंगे। अब आगे इसमें फिजिक्स चालू होगा तब।